हाँ, जब अपने ओरिजिन से आप दूर जाओगे तो ये सब कहाँ ये सब आप सीखोगे नहीं। और जब मैं बीच में गया, मैं भी नहीं जानता था, बीच में जब एक बार मर्चेंट नेवी सर्विस के दौरान गांव गया तो वहाँ बड़ी कहावत चल रही थी कि खो मंगला पड़ेल रहा। ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें आप बिल्कुल खाओ पियो आराम से पड़े रहो, चारवाक का सिद्धांत कि खो मंगला पड़ेल रहा, कि बाप मरले अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस। एक ये है, उसी चीज़ को घुमा के फिर बोलेंगे कि बाप घूमे गली गली बेटा के नाम बजरंगबली। हालांकि मेरी भी लैंग्वेज भोजपुरी रहती है। हाँ नहीं, आप कुछ कहावत भोजपुरी की बोलो ना। मैंने मैथिली का तो बोल दिया, आप भोजपुरी का बोलो। हाँ, बोलते हैं कि अपनो दिन आई, तो इसी से ये सबक मिलता है कि हमारा भी दिन आएगा और भोजपुरी एक दिन शामिल होगी। आप कहू मन कहन लगे है, आप अहाँ के सब चीज भेट गए। मैथिली में अहाँ के अष्टम सूची में शामिल भ गेल, संविधान मिथिला मैथिली में भ गेल, आब क्लासिकलो लैंग्वेज भ जात। आब हमर सबके कर्तव्य है कि हम सब मिलजुल कर मिथिला संस्कृति के, कल्चर के और मिथिला के आगाँ बढ़ाएं। सर, आपने ये चर्चा देखी, मैथिली को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मैथिली की वो लेके जो चर्चा अभी चल रही है सभी जगह, और खास करके मिथिलांचल में, पूरे बिहार में, पूरे देश में भी, वो अभी संसद में जब 75वें वर्ष में संविधान के निर्माण के बाद मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद किया गया और अब संविधान मैथिली में भी उपलब्ध है। अभी तक मैथिली संविधान में था, संविधान मैथिली में नहीं था, अब संविधान भी मैथिली में हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मिथिला वासियों के लिए और पूरे देश के लिए और सभी भाषाविदों के लिए भी। मैथिली का इतिहास बहुत पुराना है, जैसा कि सब जानते हैं, और 2003 में ये ऑफिशियली 8th शेड्यूल में शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी संविधान का हिस्सा नहीं बना था। तो अभी संविधान का हिस्सा बन गया। इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सभी हमारे जो शीर्षस्थ हैं जिन्होंने मैथिली के लिए काम किया, उन सबको हृदय से हम सब बधाई देते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। मिथिला की मैथिली मिठास से भरी हुई है एंड देयर एक्सेंट इज सो डिलाइटफुल एंड प्लीजेंट। ये तो होना ही चाहिए था। सो अपने दर्शकों को बता दें कि ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे इट वाज अनाउंस्ड दैट आवर संविधान विल बी इन मैथिली लैंग्वेज टू। सो जब चर्चे पे चर्चा हो ही रहा है और मैथिली की बातें हर जगह हो रही हैं और हमारी 1/3 बिहार की जो पॉपुलेशन है वो मैथिली बोलती है, तो क्यों ना इसको शुरू से शुरू किया जाए और थोड़ी हिस्ट्री जानी जाए मैथिली की। तो क्या कुछ हिस्ट्री है हमारी मैथिली की? हालांकि जो हमारी हिस्ट्री देखा जाए तो पूरे एंशियंट जो हमारा है, लिटरेचर की बात करें या कल्चर की बात करें, तो पूरी भरी पड़ी है हमारी मैथिली से। फॉर एग्जाम्पल हमारे कालिदास, विद्यापति जी, इन लोगों के ग्रंथ हमें मिले हैं मैथिली लैंग्वेज में। तो क्या कुछ हिस्ट्री रही है? अगर आप हमें लाइट करें इससे तो हमें बहुत अच्छा लगे। मिथिला की हिस्ट्री तो पूरे इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। और जहाँ तक भाषा की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक विद्यापति जी का है कि देसी बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अब रट्ठा। तो जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें हमेशा मिठास होती है, कोई सी भी भाषा हो सब में मिठास होती है। और मिथिला की जो संस्कृति रही है, जो इतिहास रहा है, जो भाषाई इतिहास रहा है, वो बहुत ही पुराना रहा है। जो इंडो आर्यन फैमिली है लैंग्वेज की, उसमें अगर आप देखें तो जो मैथिली है नेहा, वो और जो बाकी लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो बंगाली हो या उड़िया हो, हिंदी हो, इन सब की उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक साथ हुई है। वो पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली ये सब भाषाएं थी, लेकिन काफ़ी पहले 14वीं शताब्दी में तो विद्यापति आ गए थे जब उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था। लेकिन 13वीं शताब्दी में ही ज्योतिश्वर ठाकुर ने उन्होंने एक वर्ण रत्नाकर करके लिखा था जो मैथिली भाषा में लिखी गई थी, मिथिलाक्षर में लिखा गया था। और वो संभवतः इंडो आर्यन फैमिली की वो पहली किताब थी जो प्रोज में थी। तो अगर आप देखें तो शुरुआत हुई है जिसमें प्रोज में मैथिली भाषा में वर्ण रत्नाकर आई ज्योतिश्वर ठाकुर की। और जब 14वीं शताब्दी में जब विद्यापति जी आए, कवि कोकिल विद्यापति, तो विद्यापति का प्रभाव तो इतना ज़्यादा था जो दूसरी भाषाओं ने भी, जैसे बांग्ला हो गया, उड़िया ने, इन सब भाषाओं ने भी उनका काफ़ी उनकी भूमिका रही है, उनका योगदान काफ़ी रहा है। और उनके समकालीन या उनके बाद में असमिया में जैसे कवि शंकर देव थे, बांग्ला में चंडीदास थे, उड़िया में रामनंद राय थे, ऐसे ही कबीर और सूरदास भी 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में आए। तो इन सब का समकालीन रहे हैं। उसकी शुरुआत लेकिन विद्यापति से हुई है। तो जो बांग्ला में अगर आप देखेंगे तो जो चैतन्य महाप्रभु थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रभावित रहे विद्यापति जी से।
तो इनका एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। लगभग 1500 से लेकर के 1700-1800 शताब्दी के पूर्व भी बहुत सारी रचनाएं थी जो मैथिली में आने लगी। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसमें कई जगह जिक्र है मैथिली भाषा का और मिथिलाक्षर का। तो एक पूरा इतिहास रहा जो बाद में आकर के काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। लेकिन जो अलग अलग स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हुआ है मिथिला का, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मिथिलांचल में तो इसका उल्लास काफ़ी है, पर सर अगर संविधान की बातें करें तो इसकी इतनी डिमांड क्यों थी? हम 8 शेड्यूल की बातें करें तो इसमें लाने की इतनी डिमांड क्या थी? इसकी क्या कुछ इम्पोर्टेंस और रीज़न क्या है इसके बिहाइंड? नेहा, जब हम लोग कभी संविधान पढ़ते थे, मैं भी जब विद्यार्थी था और पढ़ता था तो हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ता था और हम लोग याद करते थे। जैसे प्रियम्बल की अगर हम बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वगैरह वगैरह। अब जब मैंने देखा कि अभी 75वीं वर्षगांठ पे संविधान के जब ये मैथिली में संविधान आया और उसमें ये लिखा था कि हम भारतक लोक, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य दृढ़ संकल्प से अपन इस संविधान सभा में आए दिनांक 26 नवंबर 1949 के एतद द्वारा इस संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करित छी। तो कितना आह्लादित मैं हुआ और मेरे साथ मैं समझता हूँ कि असंख्य जो मिथिलावासी तो हैं ही और दूसरी भाषाओं के भी जो लोग हैं उन सबको लगा कि जो उनकी भाषा है, तो ये काफ़ी पूरे मिथिलांचल के लिए बहुत गर्व की बात थी और इमोशनल। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि इससे क्या फ़ायदा होगा यूथ को, तो देखिए जब ये 2003 में जब हमारे काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने 8वीं सूची में 2003 में शामिल किया था। उसके बाद भाषा में बड़ी त्वरित गति से विकास होना शुरू हो गया। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो होता है कि जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कई भाषाओं में बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए वो IAS IPS और दूसरी सर्विसेज में आए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है और इस भाषा की एक पहचान हो जाती है। साहित्य अकादमी द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो भाषाई जो विस्तार होता है, जो प्रगति होती है, जो उसके ऊपर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जो रचना हो जाती है, तो इन सबको प्रश्रय मिलता है। तो यूथ्स के लिए अवसर की अगर बहुत सारे अवसर नए प्राप्त हो जाते हैं, तो उस मायने में अगर ये भाषा सम्मिलित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी अपनी भाषा है, जो मातृभाषा है, जिसमें आप सबसे पहले आपने अपनी जब आपने बोलना शुरू किया तो जिस भाषा में आपने बोला, तो वो चीज़ अगर सामने आती है, उस भाषा में आप कहते हो तो आप बड़े कंफर्टेबल फील करते हो। यूथ की बातें हो ही रही है तो हम इस जनरेशन के बारे में बात करें तो ये जनरेशन अपने रीजनल लैंग्वेज से बहुत दूर होते जा रही है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं भी अक्सर अपने गांव में जाती हूँ तो लोग मुझे वहाँ के बोलते हैं कि देसी चिड़िया बिलैती बोल, तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो क्या कुछ इसके इम्पोर्टेंस स्टूडेंट लाइफ को है और एज अ हमारे जो कल्चर है उसको कैसे हम अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, तो ये क्या कुछ मैसेज देगा या फिर क्या कुछ बेनिफिट देगा हमारे स्टूडेंट्स को और इस जनरेशन को? बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे सभी को गर्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे रूट्स हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं। हमारे खान पान, हमारे आचार विचार, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे सोचने का ढंग, हमारे बात करने का ढंग, पहनावा, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और लैंग्वेज उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो लैंग्वेज का महत्व तो होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ। अगर आप देखेंगे जितने भी संस्कृतियां हैं या जितने लैंग्वेजेज हैं, चाहे जापानीज हो गया, जर्मन्स हो गया, फ्रेंच हो गया, उनको अपनी भाषा पे बहुत गर्व है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस भाषा को लेकर के हमें काफ़ी ब्रॉड माइंडेड भी होने की आवश्यकता है। अगर कोई मैथिली नहीं बोलता है, अगर हिंदी बोलता है या दूसरी भाषा बोलता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन भाषा सीखना आवश्यक है अपनी जगह पे। हमारे यहाँ मजाक में लोग कहते हैं मिथिला में कि मिथिला में रही कर जेने बाजा मैथिली, मौन होया होकर कान पकड़ कर ऐंठली। अब इस प्रकार की भाषा लोग, इस प्रकार की बातें वहाँ पे करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाषा आपकी जो एक 3 भाषाओं ऐसे भी माना गया है कि 3 भाषा होनी चाहिए, जैसे एक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और एक आपकी मातृभाषा। तो अगर आप अपनी मातृभाषा जानते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए। और जो बच्चे भी बाहर रह रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि कम से कम अपनी भाषा आप सीखें, जानें, बोलचाल की भाषा रखें। केवल आप इसको इस रूप में ना लें कि ये भाषा कई बार जो बाहर चले जाते हैं, आप देखोगे कि बच्चे जब इंडिया से बाहर जाते हैं, अमेरिका या उसमें, तो वो हिंदी भी कई बार नहीं बोलते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस मामले में जागरूक हो रहे हैं कि आप वहाँ जहाँ पे हो, डू इन रोम एज रोमन्स डू, दैट इज़ ट्रू, कि आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे उस तरह की बात करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उनके साथ मिक्सअप भी होना है। लेकिन आप अपनी संस्कृति, जब आप घर आते हो तो फिर आप उसी संस्कार में आ जाते हो, उसी संस्कृति में आ जाते हो।
तो आपको दोनों एक बैलेंस, देयर नीड टू बी ए फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। एक फेज भी है कि मॉडर्न विद द बिट ऑफ ट्रेडिशनल, तो ये तो दैट्स इसका द बेस्ट कॉम्बो होना स्ट्रेटजी, चाहिए। या बेस्ट हाँ। स्ट्रेटजी। तो सर जैसे आपने अभी सिविल सर्विस यूपीएससी एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो और जैसे हमारे संविधान अब मैथिली में तो आ गया, राइट? तो क्या कुछ हमारे मैथिली वासी जो हैं उनका स्कोप क्या बढ़ेगा अगर हम सिविल सर्विस में देखें तो, क्योंकि अब उनके लैंग्वेज में आ रही है, राइट? तो उनके लिए क्या स्कोप आगे बढ़ेगा? देखिए 2003 में जब नेहा आ गया था अष्टम सूची में, तो उसके बाद से ये सब सिविल सर्विसेज और बाकी एग्जाम्स में वो अपीयर हो सकते थे, स्कोप काफ़ी बढ़ गया था। अभी जो हुआ है वो केवल संविधान मैथिली भाषा में अनुवाद करके और उसका विमोचन हुआ है, मतलब जो संविधान है वो मैथिली भाषा में उपलब्ध हो गया। तो ये एक सेकेंड माइलस्टोन है मैथिली भाषा के विकास में। एक और माइलस्टोन है जो जिसकी डिमांड चल रही है क्लासिकल लैंग्वेज की। जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो मैथिली उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि सटीक बैठता है, फिट बैठता है, जो क्राइटेरिया है उसका। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि अभी बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री ने एक लेटर भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मैथिली के जो क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है, उस सभी क्राइटेरिया में जो कितना पुराना होना चाहिए, 1500 साल से ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए, उसकी अपनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसका एक स्वतंत्र रूप से वो लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये सब सारे क्राइटेरिया में मैथिली बिल्कुल फिट बैठता है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज भी मान लिया जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपके अलग से इसको पढ़ाया जाएगा, इस भाषा के ऊपर रिसर्च किया जाएगा और अवार्ड्स वगैरह भी होंगे, साहित्य अकादमी के द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे, तो ये सब फ़ायदे भी हो जाएंगे। सर जैसा कि आपका बैकग्राउंड भी रह चुका है, आप मिथिलांचल से आते हो, तो कुछ फेजेस या कुछ कहानियाँ आप वहाँ का शेयर करोगे अपनी लैंग्वेज में, तो थोड़ा हमें भी नेहा सुनने को मिले कुछ। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो मिथिला में बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो आपको लोकोक्ति के माध्यम से कही जाती हैं। ये मैथिली में भी है और भोजपुरी में भी है और दूसरी भाषाओं में भी है कि कई बार जब आपको कोई मैसेज देना होता है तो जो वहाँ की लोकोक्ति होती है उससे मैसेज दिया जाता है। और मुझे याद है कि जब मैं गाँव में जाता था तो मैं केवल कुछ बातें कहूँगा कि अगर कोई बच्चा मान लो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है और ज़्यादा फैशन कर रहा है और घूम रहा है तो उसको कहने के तरीके कैसे कैसे थे। केवल मैं अगर आपको वो बताऊं तो आपको भाषा पता चल जाएगा कि बाप मरले अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस, एक ये है। उसी चीज़ को घुमा के फिर बोलेंगे कि बाप घूमे गली गली बेटा के नाम बजरंगबली। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे बाप के बकार ने फूटे अब बेटा शंख बजावे, बापक नाम लत्ती फत्ती और पूतक नाम अगरबत्ती, माया करत कुटान पिशान बेटा के नाम दुर्गा दत्त। तो ये सब इन सब के माध्यम से एक मैसेज दिया जाता था बच्चों को। हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है बचपन में, कई बार मैं मिस करता हूँ ये सब बातें, अब नहीं सुनने को मिलता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद मैथिली में बड़ी पेकुलियर वर्ड्स हैं और शायद वो कहीं पे नहीं होंगे, उसका कोई ट्रांसलेशन भी नहीं है। थित्थर, अगर आपने कोई बात लगातार बोला, जिद पे अड़ गए तो कहेंगे बहुत ही थित्थर है वो। या अगत्ती है, बदमाश है तो उसको बोलेंगे अगत्ती है। या भगचुनार या लबड़ा, कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि लबड़ा है। तो ये सब बड़े टिपिकल वर्ड्स हैं जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो मैसेज बहुत ज़बरदस्त कन्वे कर देता है। और मुझे लगता है यही जो हमारी जनरेशन है ना, यही सब मिस करेगी, उनको ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। हाँ, जब अपने ओरिजिन से आप दूर जाओगे तो ये सब कहाँ ये सब आप सीखोगे नहीं। और जब मैं बीच में गया, मैं भी नहीं जानता था, बीच में जब एक बार मर्चेंट नेवी या सर्विस के दौरान गाँव गया तो वहाँ बड़ी कहावत चल रही थी कि खो मंगला पड़ेल रहा। ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें आप बिल्कुल खाओ पियो आराम से पड़े रहो, चारवाक का सिद्धांत कि खो मंगला पड़ल रहा। तो ये सब एक लाइन में जो कन्वे किया जाता है, जो पूरा मीनिंग कन्वे होता है, बड़ा क्लियर कट मैसेज जाता है, जो किसी भी दूसरी भाषा में अगर आप कहें तो शायद वो मैसेज कन्वे नहीं होगा। तो उस मायने में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर जैसा आपने अभी भोजपुरी मेंशन किया, तो भोजपुरी हमारी बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। भोजपुरी का नाम सुनते ही यूपी बिहार का नाम याद आता है। तो जब भोजपुरी इतनी फेमस है तो भोजपुरी को क्यों नहीं ऐसा सम्मान मिल रहा है? जैसे हमारा संविधान मैथिली लैंग्वेज में आ गया, तो भोजपुरी का क्यों स्कोप इतना अभी पीछे रह गया, जबकि हमारा इतना बड़ा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, फिर भी कहाँ लैग कर रहा है भोजपुरी? आपको क्या लगता है? देखिए, भोजपुरी बिल्कुल आपकी बात सही है। भोजपुरी लैंग्वेज अगर आप देखें तो इनफैक्ट कई बार बिहार जो है सिनोनिमस है भोजपुरी से। बाहर में अगर बिहारी भाषा बोलते हैं तो कई बार लोग ये मानते हैं कि बिहारी भाषा का मतलब भोजपुरी है,
और ख़ास करके केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। अगर आप देखो तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस है, फिजी है, या पूरी कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, उन सब में भोजपुरी भाषा एक प्रमुख भाषा है जो बोली जाती है। और भोजपुरी का इतिहास भी बहुत लंबा इतिहास रहा है। कई बार जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि किसी भी भाषा के लिए उसका ग्रामर होना आवश्यक है, उसकी अपनी लिपि, उसका स्क्रिप्ट होना आवश्यक है, उसका एक लिटरेचर और उसकी पूरी हिस्ट्री होना आवश्यक है। तो ये सब सभी क्राइटेरिया हैं। तो मैं समझता हूँ कि भोजपुरी जितना प्रचलित है लोगों में और जितनी बोली जाती है और लोग उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस संबंध में प्रयास चल रहे हैं। और मैं श्योर हूँ कि अगले कुछ समय में भोजपुरी को भी वो स्थान मिलेगा जिसका वो हकदार है, और भोजपुरी भी अष्टम सूची में भी शामिल होगा। ऑलरेडी प्रयास चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस पे काफ़ी लोग मंथन भी कर रहे हैं। और जो खास करके जो इसका रिच है, जो पॉपुलरिटी है, और जिस हिसाब से लोग बोलते हैं सभी भाषाओं, जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो मैथिली हमारा अपने फोक गानों के लिए फेमस है, वैसे हमारा भोजपुरी पॉप सॉन्ग्स के लिए फेमस है, बहुत सॉन्ग के लिए फेमस है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग सभी भोजपुरी सॉन्ग उतने ही प्यार से सुनते हैं जितने मैथिली सॉन्ग को सुनते हैं। और बिहार में भी, इवन मिथिलांचल में आप जाएंगे तो भोजपुरी गाने बड़े पॉपुलर हैं, फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, अब तो बाहर में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो भोजपुरी भी बड़ी एक अच्छी और बड़ी मीठी लैंग्वेज है। मैथिली थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, भोजपुरी डिफरेंट है, लेकिन हम सबकी पहचान तो दोनों से है, मैथिली से भी है, भोजपुरी से भी है। मुझे इसी से एक कहावत याद आ रही है, हालांकि मेरी भी लैंग्वेज भोजपुरी रह चुकी है। हाँ, आप कुछ कहावत भोजपुरी की बोलो ना। मैंने मैथिली का तो बोल दिया, आप भोजपुरी का बोलो। हाँ, बोलते हैं कि अपनों दिन आई, तो इसी से ये सबक मिलता है कि हमारा भी दिन आएगा और भोजपुरी एक दिन शामिल होगी हर जगह पे। सो इसी के साथ आज का चर्चा हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। सर, कुछ आप शब्द बोलना चाहेंगे मैथिली में तो हमारे दर्शकों को अच्छा रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि एक कहावत है कि आप कहू मौन कहन लगई है। आप अहाँ के सब चीज़ भेट गेल, मैथिली में अहाँ के अष्टम सूची में शामिल भऽ गेल, संविधान मैथिली में भऽ गेल, आब क्लासिकलो लैंग्वेज भऽ जाएत। आब हमर सबके कर्तव्य है कि हम सब मिलजुल कऽ मिथिला संस्कृति के, कल्चर के और मिथिला के आगाँ बढ़ाबी। हाँ सर, बोलते भी हैं आंगन में पेड़ रही तो छाँव तो देबे करी। It was very interesting talking to you there. Same है सर, same है। Okay, thank you. मिथिला के बारे में जान के जब अपनी भाषा की बात होती है तो लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा।